प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी का एक अलग ही नाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वाराणसी यानी कि काशी के सांसद हैं और इस नाते प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार काशी की यात्रा उनकी शुरू हो रही है। 2 दिनों की यात्रा पर वो जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल आज ये खड़ा हो रहा है, बहुत ही मन से काशी की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना सांसद के तौर पर, क्योंकि काशी से दूर दूर का नाता नरेंद्र मोदी का नहीं था। इसके बावजूद जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ चुना और उसके बाद विश्वास भी जताया। नरेंद्र मोदी जब वहां धन्यवाद देने के लिए पहुंचे, गंगा आरती के साथ तमाम वायदे किए। काशी को बिल्कुल बदलने का वायदा, काशी को क्योटो से भी आगे बढ़ाने का वायदा किया। आज लाख टके का सवाल यह है, 5 महीने की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल चुकी। बतौर सांसद नरेंद्र मोदी ने काशी और वाराणसी के लिए अब तक क्या किया है? क्या नरेंद्र मोदी काशी की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं या खरा उतरते हुए देख भी रहे हैं? आइए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब लोकसभा चुनाव में महाजीत का परचम लहराया तो उन्हें सबसे पहले याद आई काशी की, उसी काशी के जिसने उन्हें विजेता बनाकर दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का पहली बार दौरा करेंगे। मोदी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी समर के दौरान जो वादे उन्होंने किए थे वो उन वादों को भूले नहीं हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्राचीन मंदिरों के शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। वाराणसी में मोदी बुनकरों से सीधे बात करेंगे और एक कारोबार केंद्र की आधारशिला रखेंगे। मोदी का बड़ा मिशन होगा एक गांव को गोद लेना। काशी को जापान के क्योटो की तर्ज पर संवारने की कोशिश में लगे मोदी जब काशी पहुंचेंगे तो नजरें एक ऐसे गांव पर भी होंगी जिसके बारे में मोदी ट्वीट तक कर चुके हैं। एक ऐसा गांव जो बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री की राह देख रहा है। आदर्श ग्राम योजना के तहत काशी के जयापुर गांव को मोदी गोद लेंगे। जयापुर गांव के कायाकल्प की शुरुआत भी हो चुकी है। मोदी यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे जिनकी वजह से आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। काशी के लोगों की शिकायतें सुनने के लिए बने मिनी पीएमओ भी जाएंगे पीएम। दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने वाली जनता अपने सांसद या कहे प्रधानमंत्री से अपनी बेहतरी की योजनाओं को जमीन पर उतरवाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी भी काशी को रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। वाराणसी से शरद सेठ और रमेश भट्ट के साथ टीम न्यूज नेशन। तो रिटर्न गिफ्ट देने की नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे हैं। 5 साल का वक्त उनके पास है, लेकिन इन 5 महीनों में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और काशी के जनता को क्या दिया है, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी से नेता मौजूद हैं, कांग्रेस से रीता बहुगुणा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल मेहता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हमारे संवाददाता अजय झा इस वक्त काशी पर मौजूद हैं, जरा उनके पास चलते हैं। अजय, बड़ा मनोरम दृश्य है, देव दीपावली मनाई जा रही है और नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले यह दृश्य और वहां पर जनता की बढ़ती उम्मीदें, क्या कुछ लोग बता रहे हैं आपको? बिल्कुल अजय जी, मैं सबसे पहले आपको बताना कुछ भी शुरू करूंगा तो आपको आवाज आ रही होगी पीछे से, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। और मैं कुछ बताऊं, एक झलक आप जरूर देख लीजिए कि किस तरह से घाट सजा हुआ है। लेकिन इसके बीच में बताना ये भी चाहूंगा कि मैं दिन में बनारस की गलियों में घूम रहा था। मोदी जी कल आ रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और मैंने देखा, यूं तो बनारस के लोगों को कहा जाता है कि मस्त रहते हैं वो हमेशा ही, लेकिन अभी तो जैसे रस में डूबे हुए हैं, जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक शख्स है नरेंद्र मोदी, जो वो बोल के गया है वो करके दिखाएगा। और अब जबकि पीएम बनकर यहाँ का सांसद आ रहा है तो सौगातें भी लेकर आ रहा है, और उस सौगात में झलक रही है एक सोच जो लोगों को ढाढ़स दे रहा है, लोगों की उम्मीदों को पुख्ता कर रहा है कि वाकई नरेंद्र मोदी जो उनका सांसद है, उनका पीएम है, वो यहाँ की तकदीर बदलेगा, देश की भी तकदीर बदलेगा। बिल्कुल अजय, हम आपके पास वापस एक बार फिर आएंगे ताकि इस मनोरम दृश्य को देख सके। आप हमारे साथ बने रहिए। तो शुरुआत में आपसे करूंगा रीता बहुगुणा जी,
कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी सरकार ऐसा क्या न्याय करती है। लेकिन आप देखिए, जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि वाराणसी में लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग ऐसे पलके बिछाए बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज नरेंद्र मोदी अपने ब्रांड इक्विटी को लेकर बहुत बड़े बन चुके हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने लगातार लोगों को आशाओं पर और तरह तरह के प्रलोभनों पर और तरह तरह के आश्वासनों पर एक आसमान पर बैठाया हुआ है। और जिस तरह से पिछले 5-5.5 महीने में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, उससे अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि वो किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। अभी तक सिर्फ बड़बोलापन चल रहा है, अभी तक सिर्फ आश्वासन का दौर चल रहा है। 6 महीने हो गए, पीएम का एक दफ्तर भी खुल गया बनारस में, लेकिन बनारस की कोई भी सड़क ऐसी क्या जो गड्ढा मुक्त हुई हो। ट्रॉमा सेंटर बन गया वहां पर मेडिकल कॉलेज में, उसका उद्घाटन तक नहीं हो पा रहा है। ट्रॉमा सेंटर हम लोगों ने बनवाया। घाटों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है, इतनी दयनीय है कि आपको मालूम है कि किस तरह से मणिकानन घाट पर 60 टन राख रोज प्रवाहित की जाती है, किस तरह से वहां पे घाटों की दुर्दशा है। भाई, जब राजीव गांधी जी थे, उन्होंने गंगा स्वच्छीकरण अभियान शुरू किया था, तो राजेंद्र प्रसाद घाट का सौंदर्यीकरण हुआ और कितना वहां सफाई का काम हुआ। एक बात बताइए, वहां एक दिन झाड़ू लगा दी गई बस अगल बगल, अभी कोई ठोस काम नहीं। और मेरी सबसे बड़ी जो आपत्ति, देखिए मेरी जो सबसे बड़ी आपत्ति है, बस 15 सेकंड दीजिए, कि उन्होंने गांव को गोद लिया, जयापुर। हमने ये उम्मीद की थी कि जो सबसे पिछड़ा, सबसे खराब गांव होगा उसको ये गोद लेंगे, पर इन्होंने किसको गोद लिया? उस जगह को गोद लिया जो 35 साल से आरएसएस की शाखा लगाता है, जहां पर वो तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम 35 साल से चल रहा है। यानी इनको यानी आप इसको भी आरएसएस से जोड़कर देख रहे हैं। लेने के लिए उससे बुरा गांव कोई नहीं है बनारस में। चलिए, मुझे लगता है कि चूंकि समय हमारे पास कम होगा, इसलिए हम सब जरा छोटी बातें रखें। बिल्कुल बिल्कुल, इस आधार पर चिन्हीकरण किया गया। जयनारायण व्यास जी भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। व्यास जी, नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर वाराणसी की जनता में बहुत उत्साह है, लोग बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ये हमारे संवाददाता का कहना है और हम लगातार इस पर रिपोर्टें भी दिखा रहे हैं। लेकिन रीता बहुगुणा जी का कहना है कि भैया इसमें नया क्या है, आपने कुछ नहीं किया है। यहां तक कि जिस गांव को गोद लेने की बात कर रहे हैं वो भी आरएसएस की कार्यभूमि है। देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि रीता जी और कांग्रेस आज तक अपने अपने रंगीन चश्मे से ही चीजों को देखना पसंद करती है जी। अगर वो ये कह रही है कि गयापुर आरएसएस की शाखा लगती है और आरएसएस का गांव है इसीलिए अस्पृश्य है, तो मुझे ये तर्क लगाने में कोई तकलीफ नहीं है कि आज तक का कांग्रेस का जो शासन रहा उसमें वो सबसे ज्यादा एक तरह से देखें तो उपेक्षित गांव रहा होगा। और इसी वजह से अगर देखें तो आज तक जो कांग्रेस से उपेक्षित रहा उसको अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लेकर उसको एक आदर्श गांव बनाने का फैसला किया है, मैं मानता हूं सर्वथा सर्वोचित है। तो ये कांग्रेस को कहां तकलीफ है मैं समझ सकता हूं। जी, यहाँ 2 चीज है जो आप शायद भूल रहे हैं। पहले ये कि इससे पहले मुरली मनोहर जोशी वहां पर सांसद रहा करते थे, तो जाहिर सी बात है उपेक्षित उस हिसाब से नहीं हो सकता। और मनोहर जी इससे पहले सांसद थे और राज्य में मुरली मनोहर जी वहाँ के सांसद थे जी, तो क्यों उपेक्षित रह गया गांव? बिल्कुल। और दूसरा, जोशी जी सांसद थे व्यास जी, दूसरा यहाँ पर दूसरा मसला ये है कि राज्य में ना तो बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल में रही है और ना ही कांग्रेस की, तो ये बात तो कहीं जरा हजम नहीं होती है। देखिए, सांसद के हाथ में कुछ नहीं होता सिवा सांसद के खुद के फंड, और वो फंड का भी एडमिनिस्ट्रेशन तो जो आप देखिए, मैं बात करता हूँ रीटा जी, आप सुनिए तो सही। जो सांसद होता है वो फंड का जो भी प्रावधान उसको करना है वो करके देता है। उसके बाद कई समय ऐसा होता है कि जो स्थानिक व्यवस्था है, स्थानिक सरकार है, पंचायत है या फिर कॉरपोरेशन है, वो इकाइयां ये सब चीजें होने नहीं देती। अच्छा। तो ये एक रीजन है। दूसरी बात, ये गांव गोद लेने की जो व्यवस्था है, पहली बार नरेंद्र जफर अमीन साहब, तो ये योजना आपकी सरकार कम से कम 2.5 साल से है उत्तर प्रदेश में, और ऐसी स्थिति में आपके ऊपर आज ये आरोप कि अगर वाराणसी की स्थिति जो है या उसके आसपास के गांव के संसदीय क्षेत्र की, तो बहुत बड़ा ठेका आपके ऊपर है। क्यों नहीं कुछ करते आप लोग? देखिए अजय साहब, आपने अभी कहा है
वहाँ के मेयर भी बीजेपी के, वहाँ के सांसद भी बीजेपी के रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी वहाँ के सांसद हो गए हैं और उसके बाद भी दोष जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार पे लगा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ वादा करते हैं। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं जी। गंगा की सफाई के लिए उमा भारती जी ने बयान दिया, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री ने, कि उसमें अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा जी। और इन्हीं के सांसद योगी आदित्यनाथ ने उसका खुला विरोध किया कि नहीं, गंगा में अस्थियां विसर्जित होंगी, खुला विरोध किया। प्रधानमंत्री जी एक गांव जो है गोद ले रहे हैं बनारस के अंदर, और गोरखपुर के अंदर इनके सांसद 11 गांव गोद ले रहे हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुजरात में पतंग का बिजनेस जो है, पतंग का व्यापार 1200 करोड़ रुपया, फिर बयान दिया कि गुजरात में 200 करोड़ का पतंग का व्यापार। इनका जो वादा है वो पतंग की तरह है। सफाई को ले लीजिए, चलिए पिछले 6 महीने से इनकी सरकार बनी है, लेकिन बनारस के अंदर सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। जफर अमीन साहब, बनारस में सफाई नाम की किसी तरह की पहले की चर्चा को जरा और आगे बढ़ाएं। मेयर है। मैं एक यहाँ पर आलोक जी से भी एक सवाल ले लूं। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि जनता की उम्मीदें एक तरफ और राजनीतिक दलों की राजनीतिक बहस दूसरी तरफ है? क्योंकि जनता की उम्मीदें बिल्कुल अलग है। हम अभी ये रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि दरअसल मोदी ने वादा क्या क्या किया और लोगों की उम्मीदें क्या हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जनता की अपेक्षा ज्यादा होना स्वाभाविक है जब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। मैं 1 मिनट में 2-3 पॉइंट्स आपको कहूंगा अजय जी। जी। फूलपुर जवाहरलाल नेहरू का चुनाव क्षेत्र था। उसके बाद भी जब हम लोग गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी वहां से चुनाव लड़े। रीता जी यहाँ पर हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा जी भी उस इलाहाबाद के इलाके से चुनाव लड़ते थे। इलाहाबाद, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, एक बड़ी खबर अभी आ रही है। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे। एक बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से आ रही है। भारतीय टीम ने दूसरे सीरीज में भी, दूसरे टेस्ट मैच में, दूसरे वनडे मैच में भी क्रिकेट में ये जीत हासिल की है। ये अभी हम आपके सामने खबर दे रहे हैं। मोटेरा वनडे में टीम इंडिया को जीत मिली है, बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ ही अब वनडे की इस रैंकिंग में भारतीय टीम नंबर 1 के रैंक पर पहुंच चुकी है। श्रीलंका को 6 विकेट से हराया गया है और इस बाबत अब भारतीय टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार दूसरी बार भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराया है। मोटेरा वनडे मैच में भी भारतीय टीम को कामयाबी मिली है। तो ये बड़ी खबर अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 6 विकेटों से श्रीलंका की टीम को हराकर भारतीय टीम वनडे की श्रृंखला में नंबर 1 के खिताब को हासिल कर चुका है। ये हम आपको दिखा रहे हैं स्कोर क्या रहा, जिसके आधार पर भारतीय टीम ने इस जीत को हासिल की है। 5 मैचों की श्रृंखला है जिसमें 0-0 की बढ़त लेते हुए भारतीय टीम आगे है। और ऐसे में लगता है कि बस एक मैच और उसके बाद ये पूरी की पूरी सीरीज भारतीय टीम के पास आ जाएगी। तो चलिए, बड़ी खबर अभी हमने आपके सामने पेश की। आलोक जी, आप अपनी बात कह रहे थे, बस इससे पहले कि हम अगली रिपोर्ट दिखाएं। मेरा ख्याल है हम लोग जो बात कर रहे थे कि देखिए, जो ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहां पर नेहरू रहे, बहुगुणा रहे, उसके बाद भी उनका पूरा विकास नहीं हुआ, लेकिन वो ये कहते थे कि हम पूरे देश का विकास चाहते हैं जी। तो नंबर 1 एक मुझे लगता है कि आपने जो सवाल किया कि वाराणसी के लोगों की अपेक्षा, ये ठीक है कि मोदी जी ने इस तरह के बड़े वायदे पूरे देश से किए हैं, वाराणसी से भी किए, पूरे होंगे तो अच्छा ही होगा, वो खुश होंगे। देखिए, सही, सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, यदि बुनकरों के लिए, देखिए अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस बहुत कुछ कहती रही थी जी। यदि बुनकरों के लिए भी कुछ अच्छा और काम होगा तो उससे भी इनकी साख बढ़ सकती है, नंबर 1। दूसरा, लेकिन मैं कहूंगा कि साथ में यदि वाराणसी जाते समय, चूंकि आपका कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ है, यदि शायद पता चले तो यदि वो और इलाकों के लिए भी जी, खाली मोदी जी एक गांव ले या वाराणसी का उद्धार करें, इसके बजाय अपने और सांसदों को, हम लोग मोदी जी से भी बार बार एक बात पहुंचा भी रहे हैं कि आप अन्य सांसदों, विधायकों को कहें कि वो लोग डॉक्टर मुरलीधर जोशी की तरह काम न करने की जो पुराना रवैया था उसको बदलें जी। और रीता जी भी, यदि जो उनके जो कुछ लोग चुन करके आते हैं जी, क्या वो लोगों का दायित्व तो नहीं है कि गंगा की सफाई हो? क्या उन लोगों का दायित्व तो नहीं है समाजवादी पार्टी का कि वो भी वाराणसी के उद्धार के लिए काम करें? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये चुनौती मोदी जी के साथ इन राजनीतिक दलों की है कि वाराणसी के साथ इलाहाबाद
उज्जैन या रामेश्वरम, सबका कल्याण के लिए सांसद एक्टिव हो जाएं। बिल्कुल। ये केवल प्रतीक है प्रधानमंत्री का जाना। जी। ये कहना कि प्रधानमंत्री अपने इलाके का उद्धार कर दे और वो गांव अच्छा हो जाए। जी। क्योटो की देखिए, जापान का बनाने के लिए अंत में मैं कहूंगा कि उसके लिए स्थानीय सहयोग जरूरी है। बिल्कुल। मोदी जी वहां क्योटो नहीं तब तक बना सकते जब तक जमीन का अधिग्रहण न हो, जब तक लोगों को सफाई के लिए तैयार न किया जाए, वरना सपना अधूरा रहेगा। बिल्कुल, तो सपने बहुत हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से लोगों को उम्मीदें उससे कहीं ज्यादा। बने रहिए हमारे साथ। वापस आकर सबसे पहले आपके सामने पेश करेंगे क्या है लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी वाराणसी की यात्रा पर जाने वाले हैं और इसे लेकर वाराणसी के लोगों की उम्मीदें परवान हैं। हर कोई नरेंद्र मोदी के इंतजार में है कि एक बार प्रधानमंत्री आए और उसके बाद वो तमाम उम्मीदें जो उन्होंने लगा रखी हैं उसके कार्यान्वयन का कुछ न कुछ होता तो जरूर दिखाई देगा। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जफर अमीन साहब मौजूद हैं, रीता बहुगुणा जी कांग्रेस से मौजूद हैं, जयनारायण व्यास जी भारतीय जनता पार्टी से और आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ हमारे संवाददाता अजय झा भी हमारे साथ मौजूद है वाराणसी से। अजय, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। आपने लोगों से बातचीत की, बताया आपको लोगों ने कि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। आखिरकार क्या लोगों को लगता है कि मोदी जी के हाथ में कोई जादुई छड़ी है, चला देंगे सब कुछ हो जाएगा? जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। क्या लोग इंतजार करना चाहते हैं? लोग इंतजार करना चाहते हैं अजय जी। दरअसल लोग देख रहे हैं, उस सोच को पढ़ रहे हैं और पढ़ के समझना चाह रहे हैं कि क्या मोदी के इरादे में दम है। अगर वो यहाँ पर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम लेकर आ रहे हैं तो उसमें क्या है। लोग ये भी समझ रहे हैं कि उसके भीतर में वो अगर कारीगर कोई बुनता रहा है तो बिचौलिए उसके मुनाफे को खाता रहा है, जो इस सेंटर के आने से वो उससे मुक्ति पाएगा। वो सीधे देश विदेश में बैठे लोगों से जुड़ पाएगा और अपने उत्पाद को दिखा पाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके स्किल को डेवलप किया जाएगा, वहां पर वो उसको ऑफिशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ये तमाम सुविधाएं होंगी ताकि देश विदेश में वो सीधे बेच सके। तो इन सुविधाओं को देखकर, इन बातों को देखकर, चाहे वो नमामि गंगे योजना की बात हो, गंगा की सफाई की बात हो, या सड़कों में जो तब्दीली आनी शुरू हो गई है। मैं पूछ रहा था लोगों से कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देखिए गोदरिया चौक बदल गया, यहाँ पर इतने जाम रहते थे, वो जाम अब नहीं है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर हो गया है। सड़क पर जो इंक्रोचमेंट था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। तो बदलाव की जो तस्वीर धीरे धीरे उभर रही है लोगों में, कहीं वो उम्मीदों को पुख्ता भी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे इस बातचीत के लिए। रीता जी, आपने हमारी संवाददाता की बातों को सुना होगा। आप जो आपत्तियां उठा रही थी उसमें से बहुत सारी बातें आज लोग खुद ब खुद मानते दिखाई दे रहे हैं। क्या आप लोग पहले ही कूद कर ये मान चुके हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी कुछ कर ही नहीं सकते, या शायद समय से पहले ही बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं? देखिए, वाराणसी के उत्थान के लिए जो इतना बड़ा हमारा टूरिस्ट केंद्र है रिलीजियस टूरिज्म का, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बहुत किया। राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया, उसमें वाराणसी में बहुत काम हुआ। उसके बाद हमारा जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन आया, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना, उसके अंदर एसटीपी बनाया गया। आज मूलभूत बात यह है कि अगर लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आप 1984 की बात कर रही हैं, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, 20 साल का अंतराल है। इतना प्रयास किया जी। एक मिनट जी, मैं बात कर रही हूँ आपसे। मैं 2004 से 2014 की बात कर रही हूँ। वहां पर बुनकरों के लिए क्लस्टर बनाया गया। वहां पर एक गांव है कुटवा लोटा, जहां पर कि सिल्क का डिपो खोला गया। आज प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं कुछ बुनकरों को बांटने के लिए, और जहां कह रहे हैं जहां बुनकर नहीं है उस स्थान पर उन्होंने आयोजन किया है। जो बुनकरों के गांव हैं, मदनपुरा है, रेवड़ी तालाब है, पीली कोठी है, कुटवा लोटा है, इन सब जगहों पर क्यों नहीं वो जा रहे? देखिए, स्पष्ट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने चाहे बुनकर हो, चाहे गंगा हो, चाहे आप ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत किया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पा रहे हैं। मैं बस वक्त कर रहे से मैं आपसे बहुत क्षमा चाहूंगा, लेकिन जयनारायण जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए गए ये तमाम आरोप आप लोग इसे सही मानते हैं? देखिए, मुझे तरस कांग्रेस की जो मनोवृत्ति है उस पे आता है। वो ये आज तक मानने को तैयार नहीं है कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने बहुत अच्छी तैयारियां की, मगर जब आप परीक्षा में बैठे तब आप कुछ लिख नहीं पाए और आप बिल्कुल फेल डिक्लेयर कर दिए गए।
सबसे ज्यादा आपको सर्टिफिकेट जनता देती है। अगर जनता ने अपनी परीक्षा में आपको नकारा है, हर जगह नकारा है, तभी तो आप कुछ बोल लीजिए। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, अभी आपके संवाददाता बता रहे थे, वहां बदलाव की शुरुआत हुई है। 5 महीने में भी कुछ बदलाव आपको दिखने लगा है। और आज ये गांव जा रहे हैं, कल पूरे सब गांव जाएंगे। तो ये रीटा जी को आश्वस्त रहना चाहिए कि बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। जो आप नहीं कर पाए वो होना शुरू हुआ है। अब आप धीरज रखें। हमने जो अभियान हाथ में लिया है वो अभियान हम पूरा करेंगे। हमारे लिए खत्म हो गया, इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल स्थिति यह है कि हर कोई आज नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई बदलाव कर दीजिए, क्योंकि बदलाव की उम्मीद के साथ आप आए हैं। अब उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं, इसके लिए जरा हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप सब हमारे साथ बने रहिए, कुछ ही देर में वापस आते हैं और फिर चर्चा करेंगे उसामा बिन लादेन पर। बने रहिए हमारे साथ।